सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब तो देखो हैं? 8वीं क्लास है ये, 8वीं 8th क्लास सुबह से। बताओ कहाँ तक बताया था ये बताओ। हाँ लो, ये मुझे कॉपी दिखा दो एक बार। ये लाइन स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर आपने एटम्स का बता दिया था कैसे कैसे आ गया वो शेल्स, बुक के अंदर जो है शेल्स के अंदर फॉर्मूला लिखा दिया था रिडबर्ग और बामर वाला। यस ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करा दिया। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, लाइमन बामर ये बता दिया, लाइमन बामर पास्चन। तो बोहर्स मॉडल चलेगा बस। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो बोहर ने क्या दिया था उसकी बात कर लेते हैं। पहले आया था थॉमसन मॉडल, उसका फेलियर हुआ। रदरफोर्ड मॉडल, उसका फेलियर। अब कौन सा मॉडल आ रहा है? बोहर। तो बोहर का फर्स्ट, पहले सारे पॉइंट में लिख देता हूं, बाद में फिर नोट करना। फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल एज इट इज डिक्टो है जैसे कि रदरफोर्ड का था। उन्होंने बोला कि सेंटर पर क्या है? न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो सेम है, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है रदरफोर्ड का कि भाई अगर कोई न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर सेल से लोअर सेल में आता है तो जो दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो नीचे होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है तो उसको कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, यही एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। और अगर प्रोसेस उल्टा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है, लोअर से किस में जा रहा है? हायर में, तो वो क्या लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। वो लाइट को एब्जॉर्ब करता नजर आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि मान लो, देखो ये इलेक्ट्रॉन E2 से किस में जा रहा है? मान लो E1 में जा रहा है, तो बताओ एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी? E2 माइनस E1 ही तो बाहर निकलेगी। तो ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसको मैं बोल रहा हूं E2 माइनस E1 मतलब डेल्टा E, तो लाइट बाहर निकलेगी, h न्यू बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? तो बताओ यहां से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या जाएगी? E2 माइनस E1 अपॉन h। मतलब यहां से आप निकलने वाले फोटोन की क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं hc बाई लैम्डा रखूं तो लैम्डा भी तो निकल जाएगा भाई। अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूं, लैम्डा बराबर क्या जाएगा? hc अपॉन E2 माइनस E1।
तो यहां से क्या आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो भी कुछ चीज पूछता है यहीं से निकाल देंगे रीअरेंज करके आगे पीछे। ठीक है, नहीं चाहे तो रीअरेंज करके हम निकाल देंगे। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें रदरफोर्ड की जो कमी थी वो उसने दूर की थी। वो क्या है, आप मुझे ये बताएं कि भाई ये रहा हमारा सर्कुलर ऑर्बिट, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा, मतलब ये एटम है उसको कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा। तो मान लो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं न्यूक्लियस पर चार्ज निकाल सकता हूं। कैसे, मुझे बताओ। अगर मैं लिखता हूं 2He4, बताओ कितने प्रोटॉन है, 2, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 2 × E, क्योंकि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बस प्लस में होता है, तो 2E आ गया। अगर मैं बोलता हूं सोडियम, सोडियम की न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, कितने प्रोटॉन है, 11, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, E, तो चार्ज कितना जाएगा 11E, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से ये एटम अननोन है, तो बताओ क्या मैं इसके चार्ज को Ze लिख सकता हूं, Z एटॉमिक नंबर और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज E हो गई, क्या दिक्कत है। तो इस पे चार्ज कितना है Q1, इस पे चार्ज कितना है Q2। दो चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बता सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, और अगर ये चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो ये फोर्स अंदर की साइड लगेगा, एक फोर्स बाहर की तरफ भी तो लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल, पीटल या फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप किसी सड़क के कोने पे जब घूमते हो तो वहां भी तो यही काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, फ्रिक्शन अंदर की तरफ, बैलेंस दोनों, गाड़ी मुड़ जाती है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो बताओ इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो ये उसी पाथ पर चलता रहेगा, उसी पाथ पर घूमता रहेगा, है ना। और अगर मैं इन दोनों, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो इन दोनों फोर्स को बराबर रख सकता हूं। बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, अगर कोई बता सकता है, mv²/r होता है कि नहीं होता है ना। और फोर्स मतलब मैं इसको देखकर रख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू, मतलब फोर्स ड्यू टू, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बराबर होंगे। इसकी वैल्यू की है K, Q1 की वैल्यू बताओ Ze, Q2 की वैल्यू E अपॉन r² इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r। ठीक है, तो यहां से बताओ r से r कैंसिल हो गया एक, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, K × Ze² अपॉन r इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, mv²। ठीक है, ये आ रहा है। तो हमारा एक रिलेशन आया ये, ठीक। दूसरा रिलेशन उन्होंने ये बोला, बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये पॉइंट बोला इन्होंने इसी के अंदर। ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, नहीं होता है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बताओ, मास इंटू
वेलोसिटी। ठीक है, एक हैवी चीज का मोमेंटम ज्यादा होता है, हल्की चीज का मोमेंटम कम होगा अगर वो सेम वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, मान लो आप छत पे खड़े हैं और आपने जो है एक 2 रुपए का सिक्का लिया और नीचे कोई खड़ा है उसके ऊपर गिर दिया ऐसे, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जाएगा और उसके सिर पे जाके लगेगा, वो देखेगा पैसा लेके वो चल पाए, खुश होगा कि उसे पैसे मिल गए। कंडीशन नंबर 2, ईंट नीचे खड़ा है, ठीक छोड़ दिया आपने सिर पे, मोमेंटम का फर्क है, एक ने सिर फोड़ दिया, एक ने कुछ नहीं करा। मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। एक ने तो सिर फोड़ दिया, ये है मोमेंटम जो सिर फोड़ रहा है। मतलब सिक्के को छोड़ो, ईंट को छोड़ो, दोनों सेम वेलोसिटी जाएंगे, लेकिन सिर कौन फोड़ेगा? ईंट। ये है मोमेंटम। तो मोमेंटम का रोल जो होता है मास का होता है, वरना दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे नीचे। तो मास का खेल है मोमेंटम। ठीक है, किसी को फील लेनी हो मोमेंटम की तो ले सकता है ऐसा करके। ठीक है, तो ये मोमेंटम है। बाइक के ब्रेक तो जल्दी से लग जाते हैं, लेकिन ट्रक जो हाई स्पीड पे चल रहा है उसके ब्रेक नहीं लगेगी जल्दी से। मोमेंटम, 50 की स्पीड से बाइक जा रही हो, 50 की स्पीड से ट्रक जा रहा हो, दोनों को साथ ब्रेक लगाओ, बाइक जल्दी रुक जाएगी, ट्रक नहीं रुकेगा जल्दी से। मोमेंटम, ये मोमेंटम का खेल है। और ट्रक का मास ज्यादा है, ज्यादा मोमेंटम से चल रहा है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम h/2 के क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना? ये देखा आपने, इंटीग्रल मल्टीपल रखा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? क्या मैं यहां mv की वैल्यू निकाल सकता हूं? बताओ क्या आएगी? NH/2 r। ठीक है, क्या मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूं? m² v² है ना, दोनों साइड का स्क्वायर, m × v का स्क्वायर क्या आएगा? n² h² 4 π² r²। इस इक्वेशन में क्या मैं दोनों साइड m का मल्टीप्लाई कर दूं? बताओ क्या आया? k × m × z⁡/r। और ये क्या आ गया? mv का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से आप कुछ नजर आ रहा है? बराबर रख सकते हैं दोनों इक्वेशन को। वहां से mv² की वैल्यू उठा के मैंने क्या रखा? k × m × z⁡/r = n² h² 4 π² r²। एक r से एक r कैंसिल है ना? तो बताओ यहां पर r में इधर ले गया तो कितना आया? n² h² 4 π² मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 1/k। और बताओ नीचे क्या आएगा? m × z × a²। सही है? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? r। अब बताओ इस सारे एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज कांस्टेंट है? h कांस्टेंट है, और बताओ 4 π² कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, e² कांस्टेंट है। क्या क्या चीज वेरिएबल है? n और z। तो जो चीज वेरिएबल है एक तरफ लिख लो, जो चीज कांस्टेंट है वो एक तरफ लिख लो। r = h² 4 π² mze² मल्टीप्लाई बाय n² z। ये चीज सारी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो जब कैलकुलेट किया गया तो ये रेडियस, इसकी वैल्यू आई 52.9 × n²/z पिकोमीटर। ये आ गया हमारी रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। तो ये लिखो, फिर एनर्जी का ड्राइव करेंगे। तो मैंने रेडियस का ड्राइव कर दिया, तो पहले 3 पॉइंट नोट करो, फिर हम एनर्जी का ड्राइव करेंगे।
नेक्स्ट, जूम करूं, ये दिख जाएगा, चल जाएगा। और जूम, साक्षी और जूम, अब वेलोसिटी निकालेंगे हम। हो गया।
हाँ जी, नोट कर लिया। हाँ जी, चले। तो ये अभी हमने निकाली रेडियस। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो फर्स्ट देखो, ये वाला यहां से निकालेंगे वेलोसिटी। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, m को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या था? मल्टीप्लाई करने से पहले बात कर रहा हूं, k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर m इंटू वी स्क्वायर। ये था नहीं था? r में निकाल चुका हूं, अभी आपके सामने निकाला है ना। तो r ये है ना, रियल r तो ये है, ये तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू रखे निकाला। तो इसकी वैल्यू वहां रखो उठा के। तो k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर इंटू के मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर जेड। ये r रख दिया मैंने, और ये कितना आ गया? एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है जो मुझे सॉल्व करना है। क्या जो नीचे सारी वैल्यू दिख रही है वो ऊपर पहुंच जाएगी इसे, है ना? तो मैथ है सिंपल। तो ऊपर जब पहुंचेगा तो क्या सिस्टम बनेगा? 4 पाई स्क्वायर m, एक जेड है ना, और ये भी एक जेड है ना, जो अलग अलग कैसे हो गया? अच्छा, ये जेड यहां नहीं होता ना, ये जेड मैंने 2 बार लिख दिया, ये जेड यहां था, है ना? एक ही तो जेड है ना, ये जेड एक जेड, तो बोलो जेड स्क्वायर हो गया कि नहीं? ई स्क्वायर ई की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया? और कुछ बचा? के बचा, एक के 2 के, तो कितना हो गया? के स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? मल्टीप्लाई हो रहा है। और तो कुछ नहीं बचा है, और कुछ बचाओ तो बता दो भाई। डिवाइड बाय, नीचे बताओ क्या बचा? एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। एक एम से एक एम काट दूं, ठीक है? आगे बताओ, वी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। कॉन्स्टेंट बताओ, कॉन्स्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ 4 पाई स्क्वायर ए की पावर 4 के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये निकला है वी स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना है वी अंडर रूट आ जाएगा। बोलो कितना? 2 पाई इंटू ई स्क्वायर अपॉन, ये क्या था? के अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय जेड अपॉन एन। इस सारी कांस्टेंट की वैल्यू रख के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन z मल्टीप्लाई बाय n, z डिवाइड बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब एनर्जी और बची है, रेडियस आ गई, वेलोसिटी आ गई, एनर्जी और निकाल लो, फिर एक साथ नोट कर लेना। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो ये एनर्जी नेगेटिव में आएगी कि नहीं आएगी? कितनी आएगी लिख लेता हूं, -K। बोलो Q1 ZE है और Q2 E है अब R, तो कितना आ जाएगा? -K ZE स्क्वायर R, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर आप पीछे से देखो mv स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है। mv स्क्वायर कहां है भैया? आ जाओ, ये रहा mv स्क्वायर, है ना? कितनी है? k z e स्क्वायर अपॉन r,
के हाफ इंटू क्या आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी, नीचे वाली काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सम कर दूं तो टोटल एनर्जी। आगे नहीं आगी? इनको देखकर बता सकते हो, इन दोनों को देखकर मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ है काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख बोलो। मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। देख लो ध्यान से दोनों को, ये चीज याद रखनी है आपको। और दूसरा, अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो मेरी निकल कर आ जाएगी टोटल एनर्जी, जिसको मैं किससे लिखूंगा ई से। बराबर कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पोटेंशियल कितनी है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, काइनेटिक कितनी है हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों को ऐड करोगे ये वन चीज है, ये भाई ये तो कॉमन आ गया जिस पे सर्कल बनाया, कॉमन निकालो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां क्या बचा कॉमन -1 और यहां क्या बचा हाफ। -1 प्लस हाफ कितना आएगा भैया माइनस हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है हमारी टोटल एनर्जी ई। आर में निकाल चुका था क्या? कोई है कदरदान साहिबान जो मुझे आर की वैल्यू बता दे जो मैंने निकाली थी, उससे ऊपर वाली जो थी, ये वाली, ये वाली एच स्क्वायर, बोलना जरा, ये वाली एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बोलो स्क्वायर एम अरे यार तुम्हारे एम ई स्क्वायर के इंटू जेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही में लिख लो, सही में जब लिखोगे तो ये कितना जाएगा -12 इंटू ये पूरी चीज ऊपर पहुंच जाएगी यहां के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के इंटू जेड अपॉन एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कॉन्स्टेंट चीजें दिख रही हैं, कांस्टेंट के। ये z 2 बार क्यों लिख दिया यार मैंने? अच्छा z 2 बार, ये एक पहले तय किया गया। कांस्टेंट और कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट एक तरफ, k इंटू e की पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू m, एक के ये एक के स्क्वायर, बोलो एक z 2 z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट है सिस्टम। इसको जब सॉल्व किया गया तो पता ये चला कि ये फॉर्मूला आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल, जहां पर ये हमारा है रिडबर्ग कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा -RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां से आता है, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब डेरिवेशन नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो जूल में आया, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूं -2.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा पर एटम। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब नोट करो जरा,
व्हाइट वाला करना ना नोट, यहां व्हाइट वाला नोट करना आपको। आप येलो वाला नोट, आपने येलो किया होगा नोट, व्हाइट कर लिया। अरे वेलोसिटी निकालनी है आपको, व्हाइट करना है नोट, मैं फिर कह रहा हूं। अरे वो वाला व्हाइट वहां से, ये वाला, ये ऐसे, ये यहां तक कर चुके होंगे आप, वहां से नहीं करा होगा आपने। क्या हुआ इसको? ये फॉर्मूला याद रखेंगे वेलोसिटी का, जो फाइनल फॉर्मूला आ रहे हैं ना वो याद रखने हैं। इसमें मेंशन होंगे फॉर्मूले बुक में, है ना मेंशन। यूनिट जरूर याद रखनी, यूनिट के साथ। नेक्स्ट कर दूं, नेक्स्ट सेंटीमीटर है भैया, सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट तो बहुत ऊपर आ गई तुम। करो जी, नहीं आ रहा दिखाई।
नीचे कर दूं? हो गया? तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लेते हैं। अब बताओ रेडियस का फॉर्मूला कितना था? 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला -2.18 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, या फिर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लो। अब इन पर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वो न्यूमेरिकल इन्हीं पर होंगे बेस्ड। अब तीनों को एक जगह इकट्ठा कर लो फॉर्मूले को। हो गया? एक क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं, आप करके बताएंगे। आप ही करके बताएंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। कर दूं, हटा दूं? फॉर्मूले ये हैं तो आप कर ही चुके होंगे। क्वेश्चन है जो आपके सामने पेश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट पार्ट ए रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, और बतानी है एंगस्ट्रॉम में है, ध्यान रखना। बी
बी पार्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट सेंटीमीटर पर सेकंड में बतानी है। सी, रेडियस ऑफ एन शेल, एन शेल के लिए बता दोगे रेडियस? के एल एम एन, एन शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई, थर्ड शेल है। तीनों पार्ट सॉल्व करो बैठ के। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। आप बताओ क्या होगी? 4, हाँ 4 होगी, 4 होगी। के एल एम एन, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में निकालनी। थर्ड वाली भी, हाँ ये भी एंगस्ट्रॉम में निकालनी। अब कन्वर्जन बताओ कैसे होता है? मैं बता रहा हूं, आप करके बताना। 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं और 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 12 पिकोमीटर होते हैं। अब बताओ। माइनस नहीं लगता, मैंने उल्टा लिखा है। कर सकते हो कन्वर्ट हैं? -2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बस चेंज हो जाएगा। अब तो मुझे बता दो जरा रेडियस कितनी आ रही है, आंसर भी तो बताएं। सही है। 4.69 या 76, लगभग सेम ही है। वैसे 4.76 सही आंसर है, बता दो। 2 का क्या आया? ये भी सही है। ये आ रहा थी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4th का आंसर बोलो। ये भी ठीक है, बढ़िया, गुड। इसका आंसर आएगा 4.76 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर आएगा, बोलो क्या था? 1.09 इंटू 10⁸ है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसका आंसर आएगा 8.464 एंगस्ट्रॉम, 464 एंगस्ट्रॉम। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कर लोगे? सिंपल फॉर्मूले पे पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड बतानी है। फर्स्ट, ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम+1। बताओ जरा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। वन पॉइंट, यार तुम्हारा थोड़ा बहुत ही वेरिएशन क्यों आता है?
तुम्हारा 4.76 और तुम्हारा कितना है? 4.36। ये सही आंसर है 4.36। 4.36 आएगी स्पीड, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाली होगी, ठीक है सही। तो 4.36 सेंटीमीटर पर इंटू 10 टू द पावर 8, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रेडियस ऑफ L shell in Li+2 ion. एंगस्ट्रॉम, ये निकालनी है एंगस्ट्रॉम में। तो यानी कि ये हो गया ना हमारा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम। ये आया होगा ना, जो आंसर आ जाए उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देना, 10 टू द पावर -2 की, आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आंसर। निकालो पिकोमीटर में, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -2 की, तो आंसर पिकोमीटर में आपका आता हुआ नजर आएगा। 0 पॉइंट आगे तो बोलो यार। बोलो बच्चा, बोलो बच्चा। 57.2 0.705 आएगा। आप देखो ना फॉर्मूला, R बराबर 52.9 इंटू n² है कि नहीं है ना। तो बताओ क्या आएगा, 52 n कितना है, n के l, तो n कितना हो गया 2 स्क्वायर, z कितना है 3, बस इसको सोल्व करना है। 52.9 इंटू 4/3, तो आंसर आ जाए। ये पिकोमीटर में है, किसमें है, पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में चेंज करना, किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स में आएगा 0.705 एंगस्ट्रॉम, लगभग ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम calculate the ratio of radius of first and fourth orbit. वन रेस टू, कितना सिंपल है, फॉर्मूला लिख के बस रेशियो निकालना है, ठीक है, आ जाएगा। R1/R4 इज इक्वल टू 1/16 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस बार आप स्पीड का रेशियो निकाल लो। स्पीड रेशियो किसमें, इन हाइड्रोजन एटम के लिए, के शेल वर्सेस एम शेल का, के एंड एम शेल का इन हाइड्रोजन एटम, स्पीड रेशियो। हैं 1:3 नहीं, पहले के शेल का रखना है डिवाइड बाय एम शेल, ऐसे करना है, उल्टा बता रहे हो आंसर। 3:1, 3:1 आएगा, हो जाएगा।
तो ये आंसर ऐसा आएगा, वेलोसिटी ऑफ के, वेलोसिटी ऑफ एम इज इक्वल्स टू 3⁻1। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस। रेडियस का रेशियो बताना है, ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ किस किस का, सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम टू द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बेरिलियम, थर्ड ऑर्बिट इन बेरिलियम, बेरिलियम +3। बताओ। नहीं, हीलियम का सेकंड है, बेरिलियम का थर्ड। 8:9 इज द राइट आंसर है, 8:9 इज द राइट आंसर। हो गया। घूम रहा है, उसकी रेडियस 9r1 है, तो बता दो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। किसी n ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस, पहली रेडियस की r1 है, उसकी कितने गुना है 9, तो वेलोसिटी पूछी है, बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, मतलब vn, vn क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए। जिस रेडियस में वो चक्कर काट रहा है वो पहली रेडियस का 9 गुना है, 9 टाइम्स, तो बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी, अब ये पूछा है। अब ये इस बार मीटर पर सेकंड में बताओ आंसर। मीटर पर सेकंड, 72.6 ये सही आंसर है। हाँ तुम बताओ। भाई जो सेंटीमीटर में आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना। 0.726 10⁻⁶ सही है। तो आंसर इसका आएगा 7.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। चेक करो ये है क्या आंसर। वहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू 3 आ रही होगी उस रिलेशन से, रेशियो से n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ रही होगी 3। वो अरुंधति हुआ कि नहीं, अप्रोक्स तो ये आ रही है ना, हो जाएगा भाई। नहीं हो, हाँ अरे सिंपल है ना, हाइट रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 52.9 इंटू n स्क्वायर जेड। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना है 1, तो रेडियस बराबर कितनी हो जाएगी 52.9 इंटू n स्क्वायर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। यहां से देखो Rn अपॉन R1 कितना है 9/1, यहां से देखो Rn कितना होगा 52.9 इंटू n स्क्वायर, R1 कितना होगा 52.9 इंटू 1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो n की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई यहां से, और n की वैल्यू 3, तो वेलोसिटी में कुछ बचा है अब 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड कितना है 1 अपॉन n कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाई कर देना 10⁻⁻² की, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। हो जाएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी। अब एनर्जी के कर लो 1-2 क्वेश्चन।
कैलकुलेट एनर्जी बतानी इस बार, एनर्जी ऑफ एल शेल ऑफ Li+2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। सही है, -30.6, आसान था, सिंपल। -30.6 आएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हमें तुम्हारा कितना आया? लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज और पूछ लूं तो ठीक सा क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी और बता दो कितनी है। अब ये देखते हैं कौन बताएगा। ये कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी? आपने एनर्जी निकाल दी, चलो वो तो टोटल है ना, वो तो -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल दिया आपने, ये तो टोटल है भैया। अब मैं काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछ रहा हूं, बता दो कितनी होगी। ये तो कुछ ठीक सा क्वेश्चन पूछ लिया यार मैंने। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बताओ कोई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 30.6। सेम काइनेटिक एनर्जी। और बताओ। हाँ भाई श्रेय, तुम तो बाहर हो गया यार, बताओ। अरुण देखिए, नहीं जरूरी नहीं है, वो मैंने कराया नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तुम अपना IQ भी लगाते हो क्या नहीं थोड़ा सा। बराबर, बस मैग्नीट्यूड बदल रहा हुआ है। देखो आप, ये है टोटल एनर्जी, ध्यान से देखो बस। ये है काइनेटिक एनर्जी, दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम नहीं है, प्लस माइनस का फर्क है। इसका मतलब रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी और माइनस, पहला रिलेशन। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी पे देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी तो यहां से निकल जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना भाई? अगर आप ये देखें, 2 गुना होती है नहीं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का, और नेगेटिव साइन है इसमें पॉजिटिव तो नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा आपको, है ना? और ऊपर से मैंने क्या लिखा है, तो ये आ गया -2 के, ऊपर क्या लिखा? -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? माइनस टोटल एनर्जी। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आई? 2 टोटल एनर्जी। ये दोनों फॉर्मूले भी भैया याद आपको पता होने चाहिए। आ चुका है आंसर? आ गया ना आंसर? काइनेटिक एनर्जी जितना आंसर आ रहा है उसमें माइनस लगा दो आगे, मतलब हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी जितना आंसर आ रहा है उसमें 2 की मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -13.6, 2 गुना कर दो, ठीक है? चलो एक चीज क्वेश्चन और पूछता हूं, देखते कौन बताएगा। काइनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी, बता दो कितना आएगा?
बताओ। मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है, साइन कंसिडर मत करना। 1:1:2:1 आएगा कि नहीं आएगा? इसको भी नोट करें, ये भी नोट करें। 3-4 चीजें निकल कर आ गई। आज तो मैंने क्वेश्चन कराई दिए हैं, तो कल डीपीपी करा दूंगा ना। आज भी न्यूमेरिकली कराए हैं, तो कल डीपीपी करा लेंगे। थर्ड चलेगी ना? मैं सोच रहा था इसकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई तो टॉपिक भी खत्म हो गया, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करा दिया आज मैंने। एनर्जी का रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एनर्जी किसका? इन के शेल ऑफ हीलियम +2 सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बता दो। तो ये बोहर मॉडल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सही 16:1। (16 रेशियो) (16:1) बढ़िया। ये आ जाएगा 16:1। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा भाई। Li+2 है, Li+2 और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जिसके लिए V1 बराबर है हमारा 2Vn। ये रिलेशन गिवन है और कह रहा है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी बता दो। पहले भी तो दिया था ऐसा क्वेश्चन, डिक्टो सेम मिलता जुलता। है कितनी एनर्जी? हाँ जूल में बता दो, ये बता दो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो। चलो
कितना आई? तुम बताओ कितनी आ रही है? ये बताओ। माइनस, ये देखना पर एटम आती है ना, ये देखो भैया आ रहा है क्या आंसर? श्रेय यही है, अरुंधति और क्या है? अलग है, इसका अलग है, तुम्हारा अलग है, इसका अलग है, तुम्हारा भी अलग है। गजब बेइज्जती है यार ये तो। सबका अलग अलग आया। तो लिथियम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो? 2.18 Z/N। एटम सेम है तो Z तो सेम ही होगा सबका, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/N। मतलब मैं अगर लिखूंगा V1/Vn तो क्या आ जाएगा? N/1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो V1/Vn कितना है? 2/1 है ना, यही तो है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 1 कहां गई बताइए? एनर्जी बराबर कितना आएगा? -13.6 इंटू Z²। Z लिथियम का कितना होता है? 3। n कितना है? 2 स्क्वायर। सोल्व कर लो। अब इसकी कैलकुलेशन बता दो भैया, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ तो बस गलती कर दी होगी। बताओ कितना आ रहा है ना? चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोर मॉडल खत्म, अब डीपीपी हाफ थर्ड डिस्कस कर लेंगे और बोर मॉडल के बाद अब वेव मैकेनिकल मॉडल चलेगा। इसमें आयो पूछ लो।